हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नसीम के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 के बारे में। दोस्तों, वक्फ बिल पर बात करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अस्थायी रूप से किसी धार्मिक, धर्मार्थ या सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से समर्पित कर दी जाती है। यह अरबिक शब्द वक़्फ़ से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या बांधना, अर्थात संपत्ति को व्यक्तिगत स्वामित्व से हटाकर अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देना ताकि उसका लाभ समाज को निरंतर मिल सके। वक्फ इस्लामिक परंपरा में उस दान अर्थात सदका को कहा जाता है जो अस्थायी और निरंतर लाभ प्रदान करता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में वक्फ की एक बड़ी संपत्ति है, परंतु इस प्रकार की संपत्ति केवल मुसलमानों के पास ही नहीं है, बल्कि इस प्रकार की संपत्ति हर धर्म के मानने वालों के पास है। मंदिर हो, मठ हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, सबके पास ऐसी संपत्तियां हैं। भारत में टोटल वक्फ संपत्ति कितनी है? 9.4 लाख एकड़ जमीन, जिसका मूल्य है 1.2 लाख करोड़ रुपए। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वक्फ की तुलना में मठों और मंदिरों के पास कितनी जमीन है, कितनी संपत्ति है। अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो केवल 4 राज्यों के बड़े मंदिरों के पास जितना धन है, पूरे भारत की वक्फ प्रॉपर्टी उतनी नहीं हो सकती। 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों और मठों के पास 4.78 लाख एकड़ जमीन थी। आंध्र प्रदेश में हिंदू न्यासों के पास 4 लाख एकड़ जमीन है। तेलंगाना में 87,000 एकड़ हिंदू न्यास भूमि है, जबकि उड़ीसा में 13 बड़े मंदिरों के पास 12,776 एकड़ जमीन है। इसका मतलब ये है कि इन 4 राज्यों अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में ही 10 लाख एकड़ से अधिक जमीन हिंदू मंदिरों के पास है, जो वक्फ की 9.4 लाख एकड़ से कहीं अधिक। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और इस जैसे बड़े राज्यों को शामिल नहीं किया गया। इसमें अगर पूरे देश के बड़े मंदिरों और छोटे छोटे ट्रस्टों को भी जोड़ लिया जाए तो आप अनुमान कर सकते हैं कि संपत्ति कितनी अधिक हो जाएगी। ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, मूल्य में वक्फ की संपत्ति 1.2 लाख एकड़ रुपए की है, जबकि अकेले तिरुपति मंदिर के पास 2.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। इस सच्चाई के बावजूद वक्फ प्रॉपर्टी को लगातार टारगेट किया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू संसद में भाषण देते हुए कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वक्फ प्रॉपर्टी भारत के पास पाई जाती है। फिर भी यहाँ के गरीब मुसलमानों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? उन्हें इस बात की चिंता है कि मुसलमानों का कल्याण इतने बड़े वक्फ प्रॉपर्टी के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हें उत्तर देना चाहिए कि अगर उन्हें मुसलमानों की इतनी चिंता है तो उनकी सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को क्यों सीमित कर दिया था, जबकि ये योजना अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। 2022 में केंद्र सरकार ने इस योजना को कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दिया था। क्या मुसलमानों की चिंता के कारण ही मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन MAEF को बंद कर दिया गया, जिसके माध्यम से गरीब मुस्लिम बच्चों और खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान की जाती थी? 2022-23 में इस संस्था को कुल्ली रूप से बंद कर दिया गया और इसका बजट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में समाहित कर दिया गया था। किरण रिजिजू को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मठों और मंदिरों में जो अपार धन जमा है, क्या वो उसके बारे में भी ऐसा बयान दे सकते हैं? क्या वो बता सकते हैं कि मंदिरों में इतना धन होने के बावजूद हिंदू बच्चों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है और ये कल्याण कब होने वाला है? प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार कहती है ये बिल मुसलमानों के हित में है, लेकिन ये कैसा हित है कि मुसलमानों को ही इसकी समझ नहीं आ रही है। मुसलमान ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं की माने तो इस बिल में मुस्लिम समाज के लिए कोई अच्छाई और भलाई की बात नहीं है। फिर ये बिल क्यों लाया जा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियों और मुस्लिम विरोधी कट्टरवादी संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बनाया है, उसमें एक आम नागरिक को अपनी भलाई और अपना अधिकार नजर नहीं आता। वो केवल इस बात से संतुष्ट है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, उन्हें सताया और डराया जाए, उनके विरुद्ध जहर फैलाया जाए। वो अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। ऐसी पार्टियों और ऐसे नफरती लोगों को समर्थन देने के लिए भी तैयार है जो मुसलमानों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में आगे रहते हैं। केंद्रीय सरकार इस अवसर का लाभ उठाना चाहती है।
और सांप्रदायिक वोटरों को अधिक से अधिक अपने पाले में कर लेना चाहती है। इसीलिए सारी मुखालफतों के बावजूद ये बिल पारित करवाया जा रहा है। वक्फ का मामला मुसलमानों का निजी और धार्मिक मामला था, जिसमें सरकारों को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं थी और नहीं होनी चाहिए, परंतु सरकार की एक सनक है कि हर चीज को अपने मुताबिक देखना चाहती है और अपने नियंत्रण में हर चीज को रखना चाहती है, ताकि वो अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को लाभ पहुंचा सके। इस क्रम में सरकार की नजर वक्फ प्रॉपर्टी पर गई। सरकार को एक सुनहरा मौका हाथ आ गया। सरकार ने दावा किया कि वक्फ प्रॉपर्टी में बहुत भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पुराने वक्फ बिल में संशोधन की आवश्यकता है और फिर वक्फ संशोधन बिल 2024 को प्रस्तुत किया गया। सरकार के इस दावे में कुछ सच्चाई भी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भी हो रहा है। विडंबना यह है कि इस भ्रष्टाचार में दीन के ठेकेदारों, जुब्बा व दस्तार वालों और राजनीति में मुसलमानों की मसीहाई का दम भरने वालों की संलिप्तता है। मुस्लिम संगठनों और जमीयतों और जमातों के बड़े बड़े ओहदेदारों ही की इसमें शमूलियत है। यहाँ तक सरकार की बात सही है, परंतु क्या इस दावे की आड़ में सरकार की नीयत मुसलमानों के वक्फ को समाप्त करने की है? ऐसी शंका जताई जा रही है। इस शंका को मजबूती इस बात से मिल रही है कि इस बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनसे स्पष्ट रूप से सरकार की नीयत का खोट और बेईमानी झलकती नजर आती है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और विपक्षी नेताओं ने इस प्रावधान को अनुच्छेद 26 के उलट बताया है, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। उनका तर्क है कि वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति इसके धार्मिक चरित्र को कमजोर करती है। इसी प्रकार बिल में वक्फ बाय यूजर अर्थात लंबे समय तक उपयोग से वक्फ की मान्यता को हटाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके तहत बिना औपचारिक दस्तावेज के भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन अब इस बिल के अनुसार ऐसी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति के श्रेणी में नहीं गिना जाएगा जिसका इस्तेमाल एक लंबे समय से वक्फ के रूप में होता रहा है, परंतु उनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं है। मुस्लिम दृष्टिकोण से एक और आपत्तिजनक प्रस्ताव इस बिल में है और वह है जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी सरकारी, या विवादित संपत्तियों की जांच का जिम्मा भी इन्हीं कलेक्टर साहब के पास रखा गया है। इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस ने इसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करता है और एक गैर निर्वाचित अधिकारी को धार्मिक संपत्ति पर फैसला करने की शक्ति प्रदान करता है। एक और बात जो इस बिल में कही गई है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। इस शर्त को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया है। इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है और न ही मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास है, जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। ये और इस प्रकार के कई प्रावधान हैं जिनके मद्देनजर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी और वक्फ संपत्ति को हड़पने की साजिश करार दिया है। 26 मार्च 2025 को इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी किया गया था। देश के मुसलमानों को आशा थी कि शायद जेडीयू, टीडीपी, लोजपा और जैसी पार्टियां इस बिल पर सरकार का साथ न दे। विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इन पार्टियों को पत्र लिखकर इस बिल के विरोध की मांग भी की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सभी पार्टियों ने सरकार का साथ देकर मुसलमानों को निराश किया। वास्तविकता यह है कि इन सब पार्टियों के प्रमुख या तो अंदर से भाजपाई हैं, अर्थात वे संघ की शाखाओं के प्रशिक्षित हैं, या उन सब के घोटाले और भ्रष्टाचार की पूरी फाइल केंद्र सरकार के पास मौजूद है, इसलिए वो चाहकर भी केंद्र सरकार के विरोध का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, मोदी सरकार ने मुसलमानों की इच्छा के विपरीत वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत कर दिया है और उसे ट्रिपल तलाक की तरह ही पारित भी करवाया जा रहा है। अब मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ संवैधानिक रूप से लंबे संघर्ष की जरूरत है। देखने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम संगठन इस बिल पर किस तरह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।